Hello students, today I bring for you new chapter and that is the how do organism reproduce. This is a lengthy chapter, so I have to complete this chapter in two parts. And this is the part 1 where we will complete the asexual mode of reproduction. So let's start this chapter. How do organisms reproduce? Before we start the chapter, what do you mean by reproduction? Reproduction means it is the production of offspring that are biologically similar to the parent organism. Means production of offspring means new organism. Okay, new individual that are biologically similar to the parent organism. Next point, an individual organism needs no reproduction to maintain its life, but it is necessary for the existence and continuity of life of each species. एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो कोई उसकी लाइफ प्रोसेस में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, बट ये जरूरी इसीलिए है ताकि उस पार्टिकुलर स्पेसिस का एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी बना रहे अर्थ में. जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में ह्यूमन पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज़्यादा है. अगर कोई एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग अगर चाहेगा कि वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो सरवाइव कर सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है ना. लेकिन ये जरूरी इसीलिए है ताकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो एग्जिस्टेंस करता रहे इस अर्थ में और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखे. सो एन ऑर्गेनिज्म स्पेंड मच एनर्जी टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल. ऑब्वियसली इसी वजह से ही क्या होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करता है ताकि उसके जैसा और इंडिविजुअल्स बन सके. इसको हमने कहा रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन मॉडिफाई करके ये भी पूछ सकता है कि रिप्रोडक्शन को हमने लाइफ प्रोसेस में क्यों नहीं रखा, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में कौन सी स्टेप्स था आपका ना, न्यूट्रिशन जिसमें हमने देखा डाइजेशन, देन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन आपका एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन. इन सब के बिना इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, उसका डेथ हो जाएगा. लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना वो सरवाइव कर सकता है और ये इसलिए जरूरी है ताकि अपनी स्पेसिस को बचा के रखना और आगे तक लेके चलना. यही रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव है. नेक्स्ट, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स. क्या ऑर्गेनिज्म एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपना? तो देखो यहां पर क्या दे रहा है पॉइंट्स. क्रोमोसोम्स इन सेल न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, we all know deoxyribonucleic acid. It contains information that is blueprint of body design that inherit from parents to offspring. इस पॉइंट के बारे में डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में जिसमें हेरिडिटी था. क्रोमोसोम सेल न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसके पास होता है डीएनए. ये भी आपको अच्छे से पता है क्लास 9 से. और यही इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं. किसका ब्लूप्रिंट? ना पूरी आपकी बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट, जो कि इनहेरिट होता है, ट्रांसफर होता है आपकी पेरेंट से आपके पास. डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. तो डीएनए ही होता है जो कि पार्टिकुलर क्या तरह देखो, डीएनए ही है जो कि क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है प्रोटीन्स के फॉर्म पे. इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड. अगर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा भी बदल जाएगा तो प्रोटीन भी अलग हो जाएगा और वो बॉडी डिजाइन में भी बदलाव लेके आएगा. सिंपल. देयरफॉर क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी इज बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन. तो डीएनए कॉपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन की इवेंट्स में. समझ में आ रहा ना? थोड़ा सा भी प्रोटीन में बदलाव आएगा तो बॉडी डिजाइन में डिफरेंसेस आ जाएगा कंप्लीटली. और ये बदलाव कहां से आता है? जब डीएनए की कॉपी बनती है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. मेल गैमेट हुआ, फीमेल गैमेटोन की फॉर्मेशन में जब डीएनए का कॉपी होता है उस टाइम कॉपी होते टाइम थोड़ा सा एरर दिखा देता है और वही एरर लीड करता है वेरिएशन को, बदलाव को लीड करता है और डिफरेंट बॉडी डिजाइन में आ जाता है. नेक्स्ट,
A reproducing cell create 2 DNA copy and additional cellular apparatus. जब एक सेल रिप्रोड्यूस होता है मतलब कि अपनी एक और कॉपी बनाता है तो डीएनए की कॉपी पहले बनाता है और बाकी सेल के apparatus मतलब कि बाकी सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब कुछ उनका भी एक एक कॉपी बनता है. ओके, देन दे सेपरेट एंड द सेल डिवाइड इनटू 2. ऑब्वियसली फिर दोनों सेल डिवाइड हो जाते हैं. आपने माइटोसिस म्यूसिस में पढ़ा भी था इसके बारे में. और क्या होता है ना, सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. इन इस प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग सम वेरिएशंस आर क्रिएटेड. डीएनए कॉपिंग के दौरान क्या होता है, कुछ बदलाव आता है, वेरिएशंस आर क्रिएटेड. एज अ रिजल्ट डीएनए कॉपी विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल. जिसकी वजह से डीएनए कॉपी तो चलो सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता, एकदम ओरिजिनल से आइडेंटिकल नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता. जैसे कि यहां पर देखो, ये पेरेंट है, पेरेंट सेल है ये, ठीक है ना. इसने 2 कॉपी बनाया जिसमें कि थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिला और वेरिएशन आप देख सकते हो अच्छी तरह से कलर में वेरिएशन आ गया. फिर ये जो आपका नेक्स्ट सेल हुआ ये भी आगे चल के मैच्योर हुआ, फिर उसके बाद बदलाव दिखाया उसने, कॉपी बनाया, जब वेरिएशन आया और कॉपी बना इस तरह से. और यहां पर भी आप देख सकते हो किस तरह से कॉपी बना हुआ है. तो बदलाव भी आपको आगे चल के लेके चलता है, किसमें, इवोल्यूशन को लीड करता है. अगर लार्ज वेरिएशन आकर देन न्यू डीएनए कॉपी may not work with the cellular apparatus, so new born cell will die. अगर वेरिएशन ज्यादा हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा हो, वेरिएशन अगर ज्यादा हुआ तो जो न्यू डीएनए कॉपी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा, जो कि सेल का apparatus है, सेल ऑर्गन के साथ वो मिलकर काम नहीं कर पाएगा और जो न्यू सेल था वो उसका डेथ हो जाएगा. इफ द वेरिएशन आर माइल्ड सेल आर सर्वाइव्ड. अगर वेरिएशन बहुत ही कम रहा और माइल्ड रहा तो सेल सर्वाइव कर सकता है और क्रोमोजोम, जो न्यू डीएनए कॉपी जो बना था, जो क्रोमोजोम था, उसके साथ साथ सेल ग्रो करता रहता है. अगर वेरिएशन कम रहा तो, अगर लार्ज वेरिएशन आ गया तो क्या होगा, न्यू बॉर्न सेल विल डाई. वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. ये मैंने कहा था, रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशन आता है वही दिखाता है इवोल्यूशन को. क्लियर, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, द इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. बदलाव की इंपोर्टेंट क्या है. ऑब्वियसली कंसिस्टेंट डीएनए कॉपिंग मेंटेन बॉडी डिजाइन. इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू यूज पार्टिकुलर नीड. सो रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्पेसीज. डीएनए की कॉपी होते होते क्या होता है, बॉडी डिजाइन में भी मेंटेन होकर रहता है एनवायरनमेंट के साथ साथ, और पार्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाता है. बाहर की एनवायरनमेंट को वो क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर लेता है. किस वजह से, बदलाव की वजह से. सो रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज. जैसे कि देख सकते हो, ये एक बैक्टीरिया का पॉपुलेशन था यहाँ पर, नॉर्मल बैक्टीरिया, और इनमें से कुछ बदलाव भी था. वेरिएंट लिखा गया यहाँ पे, ठीक है ना, वेरिएंट लिखा गया है, देख सकते हो. ये हीट को रेजिस्टेंस कर सकते थे. समझो इस बात को अच्छे से. ये एक बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है जहां पर बहुत सारे नॉर्मल बैक्टीरिया है. अब इन्होंने बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, सिंगल पेरेंट से ही एक और कॉपी बना लेता है जिसमें कि बहुत ही कम वेरिएशन दिखाता है, लेकिन वेरिएशन तो वेरिएशन होता है ना. तो यहां पर देखो, इनकी जो कॉपी बना, जो न्यू बैक्टीरिया बने, वो क्या थे ना, उनके पास कुछ बदलाव था. क्या बदलाव था ना, हीट को रेजिस्टेंस कर सकते थे, गर्मी को सह सकते थे वो. और एक ऐसा टाइम आया कि एक पार्टिकुलर टाइम आने पर क्या हुआ ना, यहाँ पर जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था उस जगह, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, या फिर बढ़ गया, नेचुरली बढ़ गया. जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे वो टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनका डेथ हो जाएगा, सिंपल. लेकिन जो वेरिएंट थे, जो हीट को रेजिस्टेंस कर सकते थे, वो सर्वाइव कर लेंगे. क्लियर है ये चीज. अभी एक और एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे आप में वेरिएशन है, आपकी पेरेंट्स में थोड़ा कम है. आपकी पेरेंट्स को कंपेयर करेंगे तो उनकी पेरेंट्स में थोड़ा और कम है. मतलब आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर की एग्जांपल दे रहा हूं. ओके,
अभी कुछ ही साल पहले आपने भी देखा है कोरोना वायरस आया, मतलब कि एनवायरनमेंट में एक बड़ा सा बदलाव आया, जिसमें कि मोस्टली जो ओल्डर पीपल थे उनका डेथ हो गया। क्यों डेथ हुआ? क्योंकि उनके पास वो बदलाव नहीं था, उनके पास वो सरवाइव करने का पावर नहीं था, कोरोना वायरस को रेजिस्ट करने का पावर नहीं था। लेकिन वो चीज़ कहाँ था? वो आपके में था। क्यों? कैसे आपके में आया? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यदि आप रिप्रोड्यूस है अपनी पेरेंट्स से तो ज़्यादा बदलाव आया आपके में और आप सरवाइव कर गए, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनमें बदलाव इतना नहीं था। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पर बैक्टीरिया का लेके दिया गया और मैंने कोरोना वायरस का एग्जाम्पल ले लिया। नेक्स्ट, इफ ए नीच इज ड्रास्टिकली अल्टर्ड। नीच मतलब कि जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो। नीच मतलब क्या होता है? जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो, अगर वो बुरी तरीके से क्या हुआ? बदल गया। द पॉपुलेशन नॉट सुइटेड टू दैट नीच इज वाइप्ड आउट। जो पॉपुलेशन उस कंडीशन को, उस बदलते हुए एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इंडिविजुअल हैविंग वेरिएशन मे बी सर्वाइव्ड, और जिनमें बदलाव था वो सर्वाइव कर पाएंगे। एग्जाम्पल, कंसिडर बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन टेम्परेट वाटर। If the water temperature is increased by global warming, most of the bacteria will die, but the few variant resist to the heat survive. Variation is thus useful for the survival of species over time. तो वेरिएशन क्या है? स्पेसिस के सर्वाइवल में टाइम के साथ साथ बहुत हेल्प करता है स्पेसिस के सर्वाइवल में। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी ह्यूमन स्पेसिस है वो कोई भी अगर कोरोना वायरस से रेजिस्टेंस ना होते तो वायरस तो पूरे वर्ल्ड में है, इसको पैंडेमिक कहा गया है ना, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में वो स्प्रेड हो गया था। अगर किसी में भी वो बदलाव नहीं हुआ होता, कोई भी अगर उस वायरस को रेजिस्ट नहीं कर पाता, तो आज अर्थ से सारे ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, बोल सकते हैं हम कि 20% पॉपुलेशन खत्म हो गए, लेकिन बाकी जो 80% थे वो तो सर्वाइव कर गए, है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह वेरिएशन क्या लेके आता है? ये यूजफुल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसिस ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ स्पेसिस का सर्वाइवल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूजिंग सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब कि सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या समझते हो? सिंपल, जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो उनमें किस तरह का रिप्रोडक्शन शो होता है? देखो, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरियस ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन देयर बॉडी डिजाइन। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि कुछ टाइप्स दिया गया। सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है, उनमें कैसे होता है ना? फिशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड फाइनली आपका आ गया स्पोर फॉर्मेशन। ये 6 टाइप के आपके हो गए क्या? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और दूसरे वर्ड में अगर हम कहेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारे 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर इन योर स्क्रीन। ओके, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाफिशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब डिटेल्स पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले फिशन की बात करते हैं। फिशन क्या है? फिशन की जो बात हो रही है तो फिशन 2 टाइप्स के होता है। एक तो आपका बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या समझते हो? बाई मतलब 2, नारी मतलब 2 में डिवाइड होना। बाइनरी फिशन मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड होने को कहा गया बाइनरी फिशन। ओके, तो फिशन 2 टाइप्स के हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल। देखो, यहां पर बाइनरी के 2 एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में भी है, मल्टीपल के एक ही एग्जांपल दिया गया है। क्या होता है फिशन? इट इज द सेल डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। सेल डिवाइड होना किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किस लिए होना? ना टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल, मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, बाइनरी एंड मल्टीपल। देखो डायग्राम में भी दिया गया है। ये जो आपके सामने है ये एमीबा है। एक एमीबा भी जब फुली ग्रोन कर लेता है, मतलब मैच्योर हो जाता है, तो पहले ये अपनी अंदर का जो, क्योंकि ये तो है तो सेल से बना हुआ है, एक ही सेल से बना हो,
मतलब सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मटेरियल होगा, है ना, डीएनए जिसको कहते हैं। तो ये क्या करता है, जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है तभी अपने अंदर डीएनए का कॉपी बना लेता है। डीएनए का कॉपी बन गया, उसके बाद ये क्या करता है, देखो इसके जो सेंटर पार्ट को नोटिस करो, इस वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को देखो, फिर ये स्प्लिट होता है इस तरह से। फिर क्या होगा ना, इसके न्यूक्लियस पहले अलग होता है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म अलग हो गया। यहाँ पर साइटोप्लाज्म अलग होते ही क्या होगा, दो डॉटर एमीबा पे फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट, ये कौन था भाई, एक ही तो एमीबा है ये, है ना, एक ही एमीबा बड़ा होके दो में खुद को डिवाइड कर लेता है। यहाँ पर कोई दूसरी पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होता, और एक और चीज, यहाँ पर कोई गैमेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड एंड सेकेंड पेरेंट इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व्ड। ए सिंगल पेरेंट when mature it divides into two parts, that is called binary fission. ओके, मल्टीपल का एग्जांपल, मल्टीपल में एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम। जिस तरह एमीबा दो में डिवाइड हुआ, प्लाज्मोडियम क्या करता है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर लेता है। अपने अंदर का जो न्यूक्लियस है उसको बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो इसको मल्टीपल कहा गया, है ना। प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स नाम सुना है, मलेरिया को फैलाता है ना। जब मलेरिया मॉस्किटो आपको बाइट करता है, आपको फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जब वो बाइट करती है तो क्या होता है ना, वो अपने अंदर इस प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है आपकी ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर आते ही ये जो प्लाज्मोडियम है ये सबसे पहले ब्लड में आते ही क्या करेगा ना, इसके ऊपर ये एक कवरिंग बना लेता है इस तरह से। आपने पढ़ा था डेंटल प्लग के बारे में, पढ़ा था ना लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, याद कर लो थोड़ा सा, नहीं तो मेरा वीडियो देख लेना पहले जाके। डेंटल प्लग मतलब कि बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया मिलके एक कॉलोनी बना लेते हैं और अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं, जिसको हमने कहा डेंटल प्लग। और उसी तरह यहाँ पर भी प्लाज्मोडियम से बॉडी के अंदर आते ही क्या करेगा, सबसे पहले अपने ऊपर एक ऐसे कवरिंग बनाएगा, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्ट, CYST, क्लियर, सिस्ट कहा जाता है इसे। अब सिस्ट होने पर इसके ऊपर हमारे जो बॉडी के अंदर जो WBC होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल, वो इनको पहचान नहीं पाता, नुकसान नहीं पहुंचा पाता इनको, और प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर ही ऐसे डिवाइड कर लेता है मल्टीपल फिशंस में। और फिर कुछ दिन बाद जब आपको छोटी मोटी चोट लग जाता है या फिर आप टाइम के साथ साथ बीमार पड़ जाते हो, है ना, तो ये क्या होगा, उस टाइम इसके लिए होगा फेवरेबल कंडीशन। तभी क्या करेगा ना, इस जो सिस्ट है इसको तोड़ के ऐसे ये सारे सेल्स ऐसे बॉडी के बाहर आ जाएंगे, इस तरह से सारे न्यूक्लियस ऐसे बॉडी के बाहर आ जाएंगे और हो गया आपको मलेरिया, सिंपल। और यहाँ पर लेशमेनिया की बात करेंगे तो लेशमेनिया भी कुछ इस तरह से डिवाइड होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लेगा, एमीबा खुद को किसी भी प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, किसी भी प्लेन से, ठीक है ना, इस तरह से भी कट हो सकता है, ऐसे भी कट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, लेकिन लेशमानिया सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेम एक ही डायरेक्शन में ही कट होता है, इस बात को ध्यान देना। नेक्स्ट, और फिशन के बारे में देखो क्या दिया गया, डिस्क्राइब किया गया है। इन दिस पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, एग्जांपल एमीबा, लेशमानिया। इन एमीबा बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन, जो मैंने अभी आपको जस्ट कहा, एनी प्लेन मतलब कि किसी भी डायरेक्शन से एमीबा खुद को डिवाइड कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन से, क्लियर। जबकि लेशमानिया में सिर्फ एक ही डायरेक्शन से वो खुद को कट करता है, कुछ ऐसे। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल लेशमानिया। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक ही सेल से बने हुए, लेकिन सेल थोड़ा एडवांस है, कॉम्प्लेक्स कहा गया, जिसका नाम है लेशमानिया। लेशमानिया एक बीमारी फैलाता है जिसका नाम है काला आजार करके, इसके बारे में भी NCERT में मेंशन है। इट हैव ए व्हीप लाइक स्ट्रक्चर, इसके पास क्या होता है, ऐसे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको व्हीप कहा गया। हियर बाइनरी फिशन अकर इन रिलेशन टू देयर स्ट्रक्चर, और इसको देखते हुए जहां पर व्हीप होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये खुद को डिवाइड करता है, ऐसे नीचे वाले पार्ट से, और व्हीप का भी कॉपी बना लेता है जब जब डिवाइड होता है, और खुद फाइनली आके
2 लेशमानिया बन गए आगे चल के। क्लियर? अब आते हैं मल्टीपल फिशन। इन दिस सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल। इसमें क्या होता है ना, कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया को फैलाता है ये। ओके, अब आते हैं तो फिशन हमने देखा 2 टाइप के हैं, आपका बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी का एग्जांपल एमीबा, लेशमानिया, मल्टीपल का एग्जांपल प्लाज्मोडियम। तो एनसीईआरटी में जो दिया है हम सिर्फ उसी को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या होता है, देखो यहां पर दे रहा है ये एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म है ये जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये खुद को कुछ पार्ट में से डिवाइड कर लेता है। जैसे कि ऐसे पार्ट बन गया इसके, इसको हमने कहा फ्रैगमेंटेशन। देखो क्या पॉइंट दिया गया, इन दिस एन ऑर्गेनिज्म सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंट्स एंड दे ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। और फिर जब ये डिवाइड हो गया, ये आगे चल के और फिर फुल्ली बड़े हो जाएंगे पूरी तरह से, फिर ये और डिवाइड करेंगे 2-3 पार्ट में से, है ना। एग्जांपल स्पायरोगायरा, ये ग्रीन कलर का होता है, फिलामेंटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है ये, सीन इन पॉन्ड और लेक। स्पायरोगायरा एक तरह का मतलब इस फ्रैगमेंटेशन को शो करता है। इसका कलर ग्रीन कलर का होता है, फिलामेंटस होते हैं और एक से ज्यादा सेल्स रखते हैं अपने ऊपर, और कहाँ पाए जाते हैं ना, पॉन्ड और लेक में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पार्टिकुलर कहीं पर पानी बहुत टाइम से जमा हुआ है, तो क्या देखते हो, उसके ऊपर ग्रीन कलर के एकदम लेयर बन जाता है पानी की सरफेस के ऊपर। वो क्या है, वही तो स्पायरोगायरा है। समझ में आ रहा है, वही तो स्पायरोगायरा। या फिर आपकी पानी की टंकी की बात कर ले, जहां पर पानी स्टोर होता है छत के ऊपर, है ना। पानी की टंकी को आप हर 6 महीने 1 साल के अंदर फिर साफ करते हो, तो जो साफ सफाई में क्या निकलता है, कुछ जो पानी की टंकी के अंदर की दीवार पे जो ग्रीन कलर के लगता है, वही तो है आपका स्पायरोगायरा। बाथरूम को भी टाइम टाइम साफ करना पड़ता है, नहीं तो फिसलन हो जाती है ज्यादा, है ना। तो वो फिसलन कहाँ से है, वो भी ग्रीन कलर का ही होता है, तो वो क्या है, वो भी स्पायरोगायरा ही है। क्लियर? All multicellular organism cannot simply divide cell by cell because the cells are organized as tissue and organ. Here, different cell type perform different functions, so reproduction is also performed by specific cell type. It can grow, proliferate and make other cell type. तो देखो जैसे स्पायरोगायरा एक क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो खुद को ऐसे डिवाइड कर सकता है। तो क्या सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि स्पायरोगायरा है तो मल्टीसेलुलर, लेकिन इतना एडवांस नहीं है, इतना एडवांस नहीं है कि इसके पास पूरा टिश्यू होगा, टिश्यू के साथ साथ पूरा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो इसी वजह से हमारे बॉडी में और स्पायरोगायरा के बॉडी में यही डिफरेंसेस है। हमारे पास टिश्यू है, ऑर्गन्स है, और हमारे पास क्या है, डिफरेंट सेल टाइप्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि ब्रेन सेल्स हैं, हमने पढ़ा था ना, न्यूरॉन क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर करते रहते हैं। फिर आपकी जो हार्ट में जो सेल्स पाए जाते हैं, उनका क्या काम होता है ना, बीटिंग करना। स्टोमक का काम होता है, स्टोमक में जो सेल्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करना, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट सेल का अलग अलग फंक्शन से कोई एक दूसरे का काम नहीं करता। तो यहां पर क्या हो गया ना, रिप्रोडक्शन के लिए भी पार्टिकुलर स्पेसिफिक सेल होता है हमारे पास, गैमेट्स का बनता है। तो हमारे पास जो सेल्स है वो बड़े होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं, मतलब मैच्योर होते हैं, और दूसरे सेल टाइप्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट थर्ड, रीजेनरेशन, रीजेनरेट होना। जैसे कि यहां पर देख सकते हो प्लानरिया। इन दिस ए डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म इज कट इनटू मेनी पीसेस एंड दे ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है ना, एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कुछ पार्ट में खुद को डिवाइड कर लेता है और फिर वो अलग अलग इंडिविजुअल में ग्रो कर सकता है, जैसे कि यहां पर प्लानरिया है। तो इसको आप कंपेयर करो
फ्रैगमेंट के साथ, फ्रैगमेंटेशन के साथ, तो आपको क्या डिफरेंसेस नजर आता है? भाई फ्रैगमेंट में भी तो स्पाइरो गायरा ने क्या किया था, बड़ा हुआ पहले, फिर खुद को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी प्लानरिया क्या कर रहा है, प्लानरिया और हाइड्रा क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये भी बड़े हो रहे हैं और खुद को पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो दो दो नाम क्यों है, उधर फ्रैगमेंटेशन इधर रीजनरेशन क्यों लिखा गया ना? एक चीज का डिफरेंसेस है इसमें, और वो क्या है ना, यहाँ पर रीजनरेशन में, सॉरी फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है ना, सेल एक्चुअली पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो स्पाइरो गायरा है वो बड़ा होता है और ऑटोमेटिकली खुद को डिवाइड कर लेता है, किसी का हेल्प नहीं चाहिए होता है उससे। ओके, ऑटोमेटिकली खुद को डिवाइड कर लेता है। लेकिन प्लानरिया के केस में क्या है, जब तक प्लानरिया नॉर्मली लिव कर रहा है, पानी में रह रहा है तो ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अटैक करता है इसके ऊपर, समझना इस बात को, अगर इसके ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तभी ये खुद को ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेता है और फिर हर एक पार्ट बाकी बॉडी पोर्शंस को बना लेते हैं। ये किसके साथ होता है, प्लानरिया के साथ, मतलब कि रीजनरेट कर सकता है। तो क्या था आपका अंतर, क्या है फ्रैगमेंट और रिप्रेजेंटेशन में ना? फ्रैगमेंट में ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्पाइरो गायरा खुद को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, लेकिन यहाँ पर रीजनरेट होने के लिए एक दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर इनके ऊपर अटैक करता है तभी ये खुद को रीजनरेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो जो प्लानरिया पानी में रहता है, इसके ऊपर इसकी लाइफ स्पान के अंदर इसके ऊपर किसी ने भी अटैक नहीं किया, इसके ऊपर किसी ने भी अटैक नहीं किया, तो ये सिंगल ही रहेगा और मर जाएगा आगे चल के, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना? लेकिन अगर अटैक होता है तभी खुद को ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेता है और हर एक पार्ट, जैसे कि ये हेड पोर्शन है, ये पूरी बॉडी के नीचे वाले पोर्शन को बनाएगा, ये मिडिल पोर्शन है, ये ऊपर को भी बनाएगा नीचे को भी बनाएगा, और ये टेल पोर्शन है तो ये पूरा ऊपर को बनाएगा और आगे चल के फुल्ली मैच्योर कंप्लीट प्लानरिया में बदल जाते हैं। सेम उस तरह हाइड्रा भी, वैसे तो हाइड्रा बडिंग को शो करता है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाइड्रा के ऊपर भी कोई अटैक करता है तो ये भी खुद को ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेता है और हर एक पार्ट बाकी बॉडी पार्ट को बना लेता है, जिसे रीजनरेट हो रहा है। जैसे कि आपका जो छिपकली होता है, अगर छिपकली, दो छिपकली फाइटिंग कर रहे हैं, एक को लग रहा है कि वह हार रहा है ना, तो वो क्या करेगा, अपनी टेल को छोड़ देगा, ऑटोमेटिकली टेल कट हो जाता है। टेल कट इसलिए होता है ताकि जो दूसरा जो छिपकली था उसका ध्यान टेल की तरफ आ जाए जो कट हो चुका है, और वो जो छिपकली ने अपनी टेल को छोड़ दिया वो उतने टाइम में खुद को बचा के वहां से भाग सके। तो उसके बाद क्या होता है ना, फिर टाइम के साथ साथ जो छिपकली होता है वो क्या करता है ना, अपना टेल को फिर से बना लेता है। जैसे हमारी बॉडी में भी कुछ रीजनरेट होता है, जैसे कि आप अपनी नाखून को काटते हो फिर से नाखून आ जाता है, बाल को काटते हो फिर से बाल आ जाते हैं, है ना, सिंपल। कहीं छोटी मोटी चोट लगता है, ऑइंटमेंट लगाते हो, 4-5 दिन में ठीक हो गया, दोबारा उस जगह पर सेल आ गए। लेकिन हमारे में रीजनरेशन एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड कंडीशन में ही होता है। ये नहीं कि आपकी किसी एक्सीडेंट में फिंगर कट गया पूरी तरह से और आप सोच रहे हो कि हाँ फिर से फिंगर आएगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ आपकी बॉडी में ये कुछ एक्सटर्नली पार्ट और बॉडी के अंदर आपकी जो लीवर है वही रीजनरेट कर सकता है, बाकी और कोई जगह रीजनरेट नहीं कर सकता। क्लियर है? ड्यूरिंग रीजनरेशन some specialized cells proliferate to form cell mass. From this, different cell undergo development to form various type of cell or tissue. यहाँ पर क्या होता है ना, रीजनरेशन के टाइम पे पार्टिकुलर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं पूरे बॉडी में, तो ऑब्वियसली वही सेल आगे चल के क्या बनाएंगे, बाकी बॉडी पोर्शंस को बना लेते हैं आसानी से बिना कोई प्रॉब्लम के। नेक्स्ट, regeneration is not same as reproduction since most organisms do not normally depend on regeneration for reproduction. Also many organisms use this only to regenerate lost part. मैंने जस्ट अभी कहा, अगर मान लो प्लानरिया के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ तो वो रीजनरेशन अपने आप नहीं कर सकता, तो इसीलिए पूछ लेता है ये क्वेश्चन में, रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन को एक टाइप में नहीं रखा गया, रीजनरेशन को ऐसे अलग करके रखा गया रिप्रोडक्शन टॉपिक में। क्यों रखा गया है? क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली कोई डिपेंड नहीं करता रीजनरेशन के ऊपर, सिर्फ वो डिपेंडेंट होते हैं ताकि अपनी लॉस्ट बॉडी पार्ट को
फिर से पा सके। क्लियर है? ये था आपका रीजनरेशन इन हाइड्रा एंड प्लानेरिया। नेक्स्ट बडिंग। बडिंग एक तरह का एक और मोड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है, इन दिस ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी। जैसे कि आप देख सकते हो हाइड्रा को तो समझ में आएगा, ये हाइड्रा है, ये कंप्लीट मैच्योर हो चुका, मतलब कि बड़ा हो चुका। अब देखो यहाँ पर इसकी बॉडी से थोड़ा सा एक आउटग्रोथ निकल रहा है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और ऐसे ये और बड़ा हो जाएगा, फिर एक टाइम आएगा ये मदर बॉडी से ऐसे अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, तो बन गया एक और हाइड्रा। सेम यहाँ पर ईस्ट का एग्जाम्पल दिया गया है, ये ईस्ट है, ये पहले अपने ऊपर एक बड निकाला कुछ इस तरह से, फिर ये बड थोड़ा और बड़ा हो गया और फिर ये आगे चल के अलग हो जाता है। अलग होता है नहीं तो ये और क्या करेगा ना, ईस्ट में मल्टीपल बडिंग शो होता है, ईस्ट में मल्टीपल बडिंग शो होता है, मतलब कि इस बड के ऊपर भी एक और बड आ जाएगा ऐसे, उसके ऊपर भी एक और बड आ जाएगा कुछ इस तरह से, फिर एक और आ जाएगा ऐसे, इसके ऊपर भी और आगे बढ़ेगा, इस तरह से बहुत सारे बड को निकाल सकता है। ओके, सिंपल आपको इतना याद रखना है कि हाइड्रा एंड ईस्ट बडिंग को शो करते हैं, ईस्ट एंड हाइड्रा। अब देखो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, बडिंग कैसे होता है ईस्ट के ऊपर। डिसॉल्व 10 ग्राम sugar in 100 ml of water, take 20 ml of this solution in a test tube and add some yeast granules. Put a cotton plug of the mouth of the test tube and keep it for 1 to 2 hours in a warm place. Put a drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover with a cover slip. Observe under microscope, we see yeast reproducing by forming buds. वैसे तो ये प्रैक्टिकल में है आपका बडिंग इन ईस्ट, है ना, बाइनरी फिशन एमीबिया एंड बडिंग इन ईस्ट, ये प्रैक्टिकल में है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या दिया गया ना, प्रिपेयर्ड स्लाइड रखा हुआ है आपकी लैब में, वहां पर जाके आप देखोगे बना बनाया हुआ स्लाइड से। लेकिन अगर आपकी टीचर चाहे तो इस प्रैक्टिकल को भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट और थोड़ा बडिंग के बारे में देखो, सेम डायग्राम दिया गया है। ऑर्गेनिज्म हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल फॉर बडिंग। क्या करते हैं ये, रीजनरेटिव सेल का इस्तेमाल करते हैं बडिंग प्रोसेस में। इन हाइड्रा ए बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेटिव सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। बड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, व्हेन फुल्ली मैच्योर दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिविजुअल। जो मैंने कहा अभी, जब ये कंप्लीटली मदर बॉडी में ग्रो हो जाता है तो ये यहाँ से अलग हो जाता है, कट हो जाता है अलग से, और बन गया एक और नया हाइड्रा। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है देखो, इन दिस प्लांट पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। जरा देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब क्या होता है, जिस तरह हमारे बॉडी में कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कुछ आपका वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे कि आपकी गैमेट्स हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, बाकी बॉडी का कोई भी हर जगह हो गया वेजिटेटिव पार्ट। सेम उस तरह प्लांट के पास भी है। प्लांट में क्या होता है ना, कुछ वेजिटेटिव पार्ट है, कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है ना, फ्लावर है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और वेजिटेटिव पार्ट फ्लावर को छोड़ के बाकी कोई भी जगह, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स का एग्जांपल दिया गया यहाँ पर। अगर एक प्लांट फ्लावर को छोड़ के बाकी किसी भी जगह से एक और नया प्लांट ग्रो कर सकता है तो उसको हमने नाम दिया वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे कि पोटैटो, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है पोटैटो, है ना। ये क्या करेगा ना, फ्लावर्स को छोड़ के ये क्या करेगा, अपने ऊपर से बड को निकालता है, और यही बड को आप कट करके अलग करके जमीन पे लगा दोगे तो एक और पोटैटो प्लांट ग्रो कर लेगा। ये आपका जिंजर है, और ये भी आपका कौन सा प्लांट है ये, हाँ याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल, चलो। और ये आपका एडवांटेज देखो, यूज्ड इन लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो प्लांट लाइक शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग मेथड का यूज किया जाता है ताकि शुगर केन, रोज एंड ग्रेप्स प्लांट को नॉर्मली ग्रो कर सके। प्लांट रेज्ड बाय दिस मेथड कैन बियर फ्लावर, फ्रूट ईयरलियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। अब देखो यहाँ पर रोज की बात करते हैं, मोस्टली आप इस प्रोसेस को अपनाते हो नया रोज प्लांट ग्रो करने में। अब रोज जैसे आपके घर में मान लो आपका जो छोटा सा
गार्डन है उसमें आपने रोज की प्लांट लगाया हुआ है ना, मार्केट से पौधा लेके आए थे और उसका आपने लगाया। प्लांट हाइट में बहुत ही छोटा है और उसमें बढ़िया रेड रेड कलर के लार्ज साइज के रोजेस आते हैं। आपको लगा कि नहीं मुझे इस तरह के और प्लांट्स चाहिए, तो आप क्या करोगे ना, नॉर्मली उस प्लांट की एक हेल्दी ब्रांच को तोड़ोगे और जमीन पे लगा दोगे, सॉइल पे लगा दोगे, तो फिर से एक और नया प्लांट आ जाएगा। अब जो नया प्लांट आया वो कहाँ से आया, स्टेम से आया ना वो। अब जब स्टेम से वो आया है तो वो हो गया एक वेजिटल प्रोपागेशन और वो प्लांट जल्दी ग्रो करेगा। सेम चीज होता है आपका शुगर केन के साथ भी होता है, ग्रेप के साथ भी होता है, ठीक है। और लेयरिंग और ग्राफ्टिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है ताकि जल्दी प्रोडक्शन हो सके। सीडलेस प्रोजेनी कैन बी प्रोड्यूस्ड, एग्जांपल बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन। बिना सीड के पर्टिकुलर फ्रूट फ्लावर्स भी बना सकते हैं इस वेजिटल प्रोपागेशन से। ऑल प्लांट आर जनरली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। और यहाँ पर जबकि एक ही प्लांट से ही, एक ही पर्टिकुलर प्लांट बॉडी से ही एक और नया प्लांट ग्रो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर जेनेटिकली क्या होंगे, वो सब सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे, कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। अब देखो और क्या दिया गया है, देखो एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। पोटैटो ट्यूबर हैज बर्ड्स फॉर वेजिटल प्रोपगेशन। पोटैटो के ऊपर ऐसे ट्यूबर आता है, पोटैटो ट्यूबर के ऊपर ऐसे बर्ड्स आते हैं, ये वेजिटल प्रोपगेशन है। कट ए पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच एज सम piece contains a notch or bud and some do not. Place them on some wet cotton or tray. After few days, potato pieces with buds gives rise to fresh green shoot and root. Obviously, इस तरह पोटैटो को रख दोगे तो ऑटोमेटिकली कट करके रख दोगे तो नए प्लांट्स आ जाएंगे उसमें। और ये आपका ब्रायोफिल्म की लीफ है, ये लीफ के ऊपर ऐसे लीफ ब्लेड के ऊपर क्या होता है, नए बड ग्रो होते हैं इस तरह से। जब ये लीफ अपनी पेरेंट प्लांट से अलग होके जमीन पे गिरेगा तो एक और नया प्लांट ग्रो कर सकता है। ब्रायोफिल्म बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ अलोंग द लीफ मार्जिन। लीफ के मार्जिन में, लीफ के साइड में, ब्लेड पार्ट में ही बर्ड्स आते हैं। दे फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। ओके, और देखो इन मनी प्लांट ऑल्सो vegetable propagation occur through stem cutting with at least one leaf for photosynthesis. मनी प्लांट में क्या होता है, स्टेम कटिंग का मेथड अपनाया जाता है, जैसे रोज के साथ अपनाया गया, और एक और मनी प्लांट आपका ग्रो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक ऐसा दिया गया है, कट सम पीसेस ऑफ मनी प्लांट सच एज दे कंटेन एट लीस्ट वन लीफ, कट आउट सम अदर पोर्शंस बिटवीन टू लीव्स, dip one end of all the pieces in water. After a few days, it is observed that the portion of money plant with at least one leaf grow and gives rise to a fresh leaf, but money plant without leaf die. एक लीफ होना चाहिए, उस पात को आप कट करके पानी के कांटेक्ट में रख सकते हो, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, उसमें रूट आएगा और वो प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो भी करेगा। तो ये मनी प्लांट को लेके एग्जाम्पल था, है ना। और क्या है, टिश्यू कल्चर के बारे में देखो दिया गया। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई प्लांट है और वो मतलब कि थोड़ा एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है ना, उस प्लांट विलुप्त होने की कागज पर है ना, विलुप्त होने वाला है। तो जो गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि वो उस प्लांट को थोड़ा और सरवाइव कर सके। अब एक दो प्लांट होंगे पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उनका नंबर तो कम होने वाला है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगा ना, पर्टिकुलर एक साइंटिफिक टीम को वहाँ उस प्लांट के पास भेजेगा और वो उस जगह से, उस प्लांट से कुछ फ्रेश लीफ को लेके आएंगे, फ्रेश पत्तों को लेके आएंगे और उस एरिया का सॉइल के सैंपल लेके आएंगे और उस एरिया का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब रिकॉर्ड करके लेके आएंगे, ले आए अपनी लैब के अंदर ले आए। उसके बाद क्या करेंगे ना, जो एक टीम होगा वो क्या करेगा ना, जो प्लांट के जो लीफ लेके आए थे वो उस लीफ को छोटे छोटे पीस में डिवाइड करेंगे। एक और टीम होगा वो क्या करेगा ना, उस एरिया का जो टेम्परेचर
और जो सॉइल को लेके आए थे, सॉइल को चेक किया जाएगा क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स कितने कितने परसेंटेज में है, कैल्शियम कितना है, पोटेशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है ना, और उस एरिया का टेम्परेचर, उस एरिया का ह्यूमिडिटी कितना है, ये सब वो करेंगे। और उसके बाद एक आर्टिफिशियली एक मीडियम बनाएंगे, एक आर्टिफिशियल मीडियम बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। मीडियम मतलब कि एक जेल लाइक स्ट्रक्चर को बनाएंगे जिसमें कि उसमें पार्टिकल उतना ही परसेंटेज मिनरल्स होगा, उतना परसेंटेज वाटर होगा, उतना परसेंटेज बाकी जो भी मैंने कहा अभी आयंस होगा, है ना। तो वो एक मीडियम को बनाएंगे। फिर उस मीडियम को ऐसे बहुत सारे आपका इस तरह से पेट्री डिश के अंदर ऐसे प्लेस कर देंगे उस मीडियम को, और फिर जो लीफ को छोटे छोटे पीस में डिवाइड किए थे उनको ऐसे प्लेस कर देंगे थोड़ी थोड़ी जगह देख के। फिर क्या होगा, और फिर इस पेट्री डिश को एक पार्टिकुलर रूम के अंदर रखा जाएगा जिसका टेम्परेचर सेट कर दिया जाएगा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, जिसमें कि वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। अब टाइम के साथ साथ उसमें क्या होगा ना, ऐसे से धीरे धीरे कलर्स फॉर्म होगा, सेल डिवाइड होके एक बंच ऑफ सेल बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल को कहा गया कलर्स। फिर उसके बाद हार्मोन का अप्लाई कर दिया जाएगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन, ताकि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो सके, और कुछ धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांटलेट्स बड़े होंगे जैसे कि आप देख सकते हो। और प्लांटलेट बड़े होने के बाद उनको आप सिंपली सॉइल में प्लेस कर सकते हो। तो एक लीफ का, मान लो फॉर एग्जांपल एक लीफ का आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया था, तो एक पत्ते से 10 उसी तरह के प्लांट को ग्रो कर सकते हो आप। तो इसको हमने कहा टिश्यू कल्चर। अब लास्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, देखो ब्रेड सबके घर में है। अगर मान लो ब्रेड आपने खरीदा 2-4 दिन हो गया, तो ब्रेड के साइड में ऐसे ब्रेड मोल्ड लग जाता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है, जिसको आप फफूंदी कहते हो, है ना। तो जो फंगस लगता है, ये फंगस आता कहाँ से है और ये किस तरह से रिप्रोड्यूस होता है। देखो यहाँ पर बात हो रही है ब्रेड के ऊपर फंगस लगने की, जिसको नाम दिया गया ब्रेड मोल्ड, और उसका प्रॉपर नाम है राइजोफस। कीप ए स्लाइस ऑफ वेट ब्रेड इन ए कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। एक स्लाइस ऑफ ब्रेड को, तो गीला होगा तो जल्दी होगा ये प्रोसेस, आपको रखना है कहाँ पर, कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस में रखना है, और 1 हफ्ते तक ऑब्जर्व करना है। क्या देखोगे ना, ए लेयर ऑफ व्हाइट मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज सीन ऑन द स्लाइस। उस ब्रेड के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, उसको कहा गया हाइफे ऑफ द राइजोफस। उसको क्या कहा गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा गया हाइफे। हाइफे इंक्लूड्स सम बल्ब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर, जैसे देख सकते हो, इसको कहा गया हाइफे। ओके, हाइफे कहा गया इसे। हाइफे कैसा होता है ना, देखो ब्लब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर, जैसे ये इस तरह से है, ब्लब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर, ऐसे स्टिक लाइक स्ट्रक्चर में के ऊपर एक ब्लब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको हाइफे कहा गया। दे आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। द ब्लब दैट कंटेन्स स्पोर, ब्लब को स्पोरांजिया भी कहा जाता है। इट कंटेन्स स्पोर दैट कैन डेवलप इनटू न्यू राइजोफस। ये स्पोर को कैरी करता है जो कि राइजोफस को डेवलप करेगा आगे चल के। स्पोर आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। इन स्पोर के ऊपर एक थिक वॉल कवर होकर रहता है। अब देखो यहां पर क्या दिया गया, ये देखो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्पोर है ना। अब जब ये स्पोरांजिया और ब्लब जो होता है ये बड़ा हो जाएगा तो ये ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है। टूटने पर ये स्पोर सब ऐसे नीचे गिरते हैं यहाँ पे, और नीचे क्या है, नीचे तो ब्रेड है ना। तो जब ये स्पोर गिरेंगे और ये इस तरह से पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे यहाँ पर स्पोर गिरेगा इस जगह पे, यहाँ पर स्पोर गिरा और ये आगे चल के एक और राइजोफस को ग्रो कराएगा इस तरह से, और राइजोफस बड़े होंगे जिनके पास और स्पोर होगा। इस तरह से पूरे ब्रेड में स्प्रेड हो जाता है। ये था आपका स्पोर फॉर्मेशन, और इसके साथ हमने 6 एसेंशियल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है अभी।
मेरा नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट वीडियो में आपका रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट एंड एनिमल्स एंड आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट्स। तो ये पॉइंट, ये जो टॉपिक जो हमने अभी पढ़ाया, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। कोई भी डाउट लगे मुझे पूछना है, और वीडियो का आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को। थैंक यू। जय जगन्नाथ।